दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पुनः सामान्य अध्ययन की क्लास को लेकर हाजिर हूं और आज हमारी 15वीं क्लास है। ठीक है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को नहीं पता इस क्लास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ना ये शायद आपके लिए संभव ना हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, नितिन सर के साथ स्टडी 91 पर जुड़े हैं, तो डेली दोस्तों आपको हर एक विषय पर चर्चा करते हुए हम पाएंगे। ठीक है, और आपकी भी तैयारी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो विषय हमें पसंद है, जो अच्छा लगता है, उसको तो हम डेली पढ़ते हैं। बहुत सारे विषय हम लोग पढ़ते नहीं, लेकिन सवाल तो वहां से भी आता है। जैसे जनसंख्या नगरीकरण हो गया, जैसे साइंस टेक का सवाल हो गया, जैसे इन्वायरमेंट का सवाल हो गया, इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं, हम लास्ट टाइम पढ़ते हैं, और शायद इसी वजह से हमारे कुछ नंबर खो जाते हैं और उसी वजह से हम फेल भी हो जाते हैं, यानी पास नहीं हो पाते। तो जुड़े रहिए आप स्टडी 91 के साथ, मजा खूब आने वाला है। ये सभी सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, निश्चित रूप से आपको खुशी महसूस होगी। ठीक है, चलिए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। हालांकि है बहुत सारी चीजें प्रचार प्रसार के लिए, जैसे किताबें हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, कोर्स हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए भी कोर्स और किताबें हैं। खैर बाद में बातचीत करेंगे, पहले हम लोग आते हैं अपनी क्लास से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी के सभी सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर वाले पेपर में पूछे गए सवाल हैं। अब आप कहेंगे सर जो पीछे पूछा गया जरूरी तो नहीं कि वो आगे भी पूछा जाए। बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मान लीजिए ये सवाल जैसे मैं दे रहा हूं ना कि प्री परीक्षा 2017 में यह सवाल आया, ठीक है, तो ठीक है अगली बार यही पूछा जाएगा सर, इसकी क्या गारंटी है? मैं आपका कहना मान रहा हूं, तो मैं कहां आपको चीजें पढ़ा रहा हूं। मैं इस साइड वाले स्लाइड पे दोस्तों कुछ सवाल देता हूं जो इसी सवाल का उल्लेख करता है, यानी इसी सवाल की और ज्यादा व्याख्या देता है। ठीक है, ये नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये तो पूछा जा सकता है ना। इस तरह से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे तो मजा खूब आएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए पढ़ना। सुनिए, लिखना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं दोस्तों उसके बारे में पूछ रहा है। लिख रहा नासिक अभिलेख जो है गौतमी पुत्र से संबंधित है। हाथी गुंफा अभिलेख दोस्तों खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय से, और गिरनार गुजरात वाला गिरनार जो है वो अभिलेख जो है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इन चार में से कोई एक ही सुमेलित नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो भीतरी स्तंभ लेख है दोस्तों, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? यह स्कंद गुप्त से संबंधित है। किससे दोस्तों? स्कंद गुप्त। ठीक है, गुप्त वंशी शासक थे स्कंद गुप्त, ये उनसे संबंधित है। अब आपके मन में अगला सवाल, सर ठीक है चलिए मान लिया कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है, लेकिन कोई ना कोई अभिलेख तो होगा जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित होगा। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत प्यारा सा है, तो सुनिएगा। जब कभी आपसे पूछे एहोल अभिलेख के बारे में, किसके बारे में दोस्तों? एहोल अभिलेख के बारे में पूछे, तब आप बताइएगा दोस्तों एहोल अभिलेख यह किससे संबंधित है? यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और इस एहोल अभिलेख को किसने तैयार किया था? तो याद रखेगा रवि कीर्ति ने तैयार किया था। किसे? रवि कीर्ति ने तैयार किया था। यह भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। यह पुलकेशिन द्वितीय वही शासक है जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया। क्या किया? हराया था। यह आप याद रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने। इतना सवाल अगर आपको आता है तो निश्चित रूप से बेहतर है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या पूछा है। लिख रहा भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे दोस्तों? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्कंद गुप्त से संबंधित है। किससे दोस्तों? स्कंद गुप्त से संबंधित है। अगला सवाल दे रहा है कि नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र से है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, हाथी गुंफा अभिलेख का संबंध किससे दोस्तों? खारवेल से है। किससे दोस्तों? खारवेल कलिंग के राजा थे। और गिरनार का संबंध किससे है? रुद्रदामन प्रथम से है। किससे दोस्तों? रुद्रदामन या रुद्र दमन कर लीजिए। ठीक है, रुद्रदमन प्रथम से है गिरनार अभिलेख का संबंध। यह सवाल आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित है और प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया था। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग और मध्यकालीन भारत के इतिहास से सवाल देखेंगे। यह सवाल देखिए मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया है। हम लोग प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते चल रहे हैं, क्योंकि मेंस में ऐसे सवाल आते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले शासक थे? राजा बनाने वाले शासक का मतलब क्या है? इनको किंग
मेकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किंग मेकर। वाह सर, क्या बात आपने किया। किंग मेकर मतलब ये राज निर्माता थे, राजाओं का निर्माण करते थे। कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा ये कौन डिसाइड करते थे? सैयद बंधु डिसाइड करते थे। सैयद बंधु दो भाइयों का नाम था, एक अब्दुल्ला और एक हुसैन। ठीक है, तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला अली खां ये दो भाई थे जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था, और इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम आजम और कामबख्श तीन पुत्र थे। लड़ाई होता है तो मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बनता है, और उसके बाद 1707 से लेकर 1712 तक ये बादशाह रहता है। उसके बाद 12 में फर्रुखसियर बादशाह बनता है। ये फर्रुखसियर को बादशाह बनाने में जो काम किया है वो इन्हीं किंग मेकरों ने काम किया, और आगे चल के किंग मेकर कई लोगों को राजा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इनका काम तमाम कर दिया जाता है, षड्यंत्र रच के इनकी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सैयद बंधु ने सर्वप्रथम गद्दी पर बैठाया। किसे गद्दी पर बैठाया? हमने पढ़ लिया कि सैयद बंधु कौन है दोस्तों? इन्हें राज निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें राज निर्माता कहा जाता है। इन्हें गद्दी पर इन्होंने गद्दी पर सबसे पहले किसे बिठाया था? याद रखेंगे, फर्रुखसियर को बिठाया था। ठीक है, फर्रुखसियर को। ठीक है, एक सवाल और आता है, फर्रुखसियर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बताएंगे? घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। यह भी आप याद रखेगा। अगला सवाल दे रहा है सैयद बंधुओं का उदय हुआ। ठीक है, सैयद बंधुओं का उदय किसके काल में हुआ दोस्तों? तो फर्रुखसियर के काल में ही उदय हुआ। ठीक है, फर्रुखसियर के काल में ही उदय हुआ है। सैयद बंधुओं का पतन कब होता है? तो याद रखेगा, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इसका पतन हो जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही 1739 ईस्वी में भारत पर नादिर शाह ने हमला किया था। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण। चलिए खैर अलग बात है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। इस लेवल का सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। इसी तरह से आधुनिक भारत का सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहते थे? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब जब शुरू होता है, पूर्वार्ध मतलब बाद होता है। ठीक है, तो उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो उस जमाने में दोस्तों दरोगा को कहा जाता था। ठीक है, स्थानीय प्रतिनिधि किसे कहा जाता था? दरोगा को। आज भी दरोगा का पद है। ठीक है, यह पद इसी समय से शुरू हुआ था। अब आपके मन में अगला सवाल, सर कोतवाल कौन है? सर अमला कौन होता है? सर जमींदार कौन होता है? आज के जमाने में जो पुलिस है, यह व्यवस्था कहां से शुरू हुई? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आयोग अगली बार आपसे पूछ सकता है। तो अगली बार की तैयारी में हमने इतने सवाल रखे हैं। ये सभी जो सवाल मैं दिखा रहा हूं ना, आप आरओ जीएस की बुक लेके देखिए। ये इसी तरह से दोस्तों किताब तैयार किया गया कि आयोग क्या क्या आपसे पूछ सकता है। इस बार तो ठीक, लेकिन अगली बार क्या क्या पूछ सकता है, ये सारा प्रश्न इस किताब में दिया गया। तो आप ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं हमारे स्टडी 91 के वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से। ठीक है, आगे देखिए, मुगल काल में नगर पुलिस के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो आज भी दोस्तों जो नगर होता है, मान लो कोई शहर है, तो वहां का जो पुलिस प्रधान होता है उसे हम लोग कहते हैं कोतवाल। या एक शब्द आपने सुना होगा कोतवाली। तो कोतवाली में कौन बैठता? कोतवाल बैठता, वहां का प्रमुख होता है कोतवाल। याद रखेगा, उस जमाने में इन्हें क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। अगर एक सवाल पूछे कि आधुनिक पुलिस व्यवस्था जो है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। जमींदारों का लगान वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ठीक है, जमींदार कौन होते थे दोस्तों? तो जो किसानों से लगान वसूलते थे तो जमींदार होते थे। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था के बारे में सुना होगा। 1793 में व्यवस्था स्टार्ट होती है। ठीक है, विधिवत रूप से, हालांकि उसके पहले और भी मुगल काल से व्यवस्था चली आ रही है। आज की थोड़े जब अंग्रेज आए तब की नहीं है, यह व्यवस्था मुगल काल से चली आ रही है। ठीक है, अलग बात है। सुनिए, तो जमींदार जो है कलेक्ट कर लेते थे लगान को, लेकिन जमींदारों से कौन कलेक्ट करता था? तो अमला कलेक्ट करता था। कौन दोस्तों? उन्हें अमला कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह से अशोक के काल में, अशोक मतलब सीधे पहुंच गया मौर्य काल में, एंशिएंट पीरियड की बात कर रहा है। अशोक के काल में जनता को पाप करने से रोकने वाला जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहा जाता था पुन्निस। क्या कहा जाता था दोस्तों? पुलिस मत कहिएगा, क्या कहा जाता था? पुन्निस कहा जाता था। पुन्निस। ठीक है, पाप करने से रोकने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? पुन्निस कहलाता था। मौर्य काल की बात हो रहा है, तो कल को ऐसा भी सवाल आयोग आपसे
कर सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक की कहानी तो दोस्तों हमारा इतिहास भी से संबंधित है। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित। ठीक है, सवाल देखिए क्या दिया दोस्तों, ये प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। 2 कॉलम दिया था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ खनिज दिया, दूसरी तरफ उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उन खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे परीक्षा में आ जाए चूना पत्थर, चूना पत्थर का प्रयोग कहां करते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा सीमेंट, बिजली का सामान, इस्पात बनाने या फिर हवाई जहाज निर्माण। तो याद रखेगा दोस्तों चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट में। तभी दोस्तों सीमेंट के जो कारखाने ज्यादातर सोनभद्र और मिर्जापुर के आसपास है, क्योंकि वहां चट्टान बहुत ज्यादा चूना पत्थर वाली, और उसी से सीमेंट बनाई जाती है। तो बच्चा बच्चा जानता है। तांबा, तांबा का प्रयोग कहां किया जाता है, हम लोग तेरे घर में पंखे लगे हैं, एसी लगा है, मोटर लगा है, हर जगह जो है कॉपर वायरिंग है कि नहीं। तो इस कॉपर का यूज कहां पर होता है दोस्तों, बिजली का सामान बनाने में। बॉक्साइट का इस्तेमाल कहां होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का इस्तेमाल दोस्तों ये हवाई जहाज के निर्माण में होता है, और मैग्नीज का संबंध तो इस्पात से ही है। तो यहां पर दोस्तों 1 2 3 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो चूना पत्थर कभी मत भूलिएगा, मान लीजिए आपसे पूछ भी ले तो बताएगा चूना पत्थर का इस्तेमाल दोस्तों सीमेंट उद्योग में होता है। कॉपर का इस्तेमाल दोस्तों बिजली संयंत्र में होता है, या बिजली का सामान बनाने में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट का प्रयोग दोस्तों हवाई जहाज निर्माण में होता है। बॉक्साइट का प्रयोग हवाई जहाज निर्माण, ठीक है, हवाई जहाज निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैग्नीज का प्रयोग दोस्तों कहां पर होता है, इस्पात में। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। बॉक्साइट से निकलने वाला एस कौन सा धातु कौन सा दोस्तों, तो एल्युमिनियम निकलता है। जो एस का बॉक्साइट नामक एस का, इससे क्या निकलता है, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल। अभी तो भारत का भूगोल हमने पढ़ा, अब विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल देखिए। सवाल यह है, प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी जितनी बिजली बनती है हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में, ठीक है, उसमें अब देखिए बिजली ज्यादातर देखेंगे हमारे देश में देखेंगे तो तापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, कोयला को जला करके दोस्तों बिजली पैदा किया जाता है। कई जगह पे जल विद्युत संयंत्र देखा होगा, कई जगह पे आपने पवन चक्की देखा होगा, पवन चक्की से बिजली पैदा हो रहा है। कई जगह पे दोस्तों नाभिकीय संयंत्र भी लगाया गया, उससे भी बिजली पैदा हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा कि वो कौन सा देश है जहां पर 99%, पहले 99% था, अब यह आंकड़ा बढ़कर कहां हो गया दोस्तों, 100% को छू लिया है। तो 100% जल विद्युत से जो है बिजली बनाई जा रही है। कौन सा देश है भाई, देखिए भारत तो नहीं है, क्योंकि भारत में और सब तो है, तो 99% का सवाल ही नहीं बनता। भारत की बात करेंगे दोस्तों, भारत की बात करेंगे तो भारत में जो दर है वो है 1/4। चाहे आप 1/4 कहिए, चाहे आप इसको 25% कहिए, यानी भारत में 25% जो बिजली है वो जल विद्युत उत्पादन से होती है। ठीक है, यहां पर जो आपका सही उत्तर दोस्तों वो उत्तर है नॉर्वे। कौन सा उत्तर दोस्तों, नॉर्वे। जब कभी 99% या कभी 100% की बात करें तो नॉर्वे बताइएगा। जब कभी दोस्तों 2/3 की बात करें, किसकी बात करें, 2/3 की बात करें, या फिर दोस्तों 66.66% की बात करें, तो क्या जवाब देंगे दोस्तों, तब आपका जवाब होगा ब्राजील। क्या होगा, ब्राजील। तो आंकड़ा देखिएगा, कई मैंने देखा इस सवाल के उत्तर दोस्तों कई सारे राइटर ने गलत दिए हैं, कई सारी मतलब एथेंटिक किताब हैं। जब मैंने वहां शोध किया तो पता चला कोई उत्तर सी बता रहा है, कोई उत्तर डी बता रहा है। ठीक है, अब मुझे हो गया टेंशन, मैंने कहा ढूंढना पड़ेगा सही क्या गलत, तो ढूंढा तो ये जवाब मिला मुझे। ठीक है, और दुनिया का पहला देश नॉर्वे है जिसने जल विद्युत संयंत्र बिठाया था और उससे काम करना आरंभ किया था। आगे देखिए, लिख रहा कुल ऊर्जा आवश्यकता का 2/3 जल विद्युत से प्राप्त करता देश कौन सा है, तो अभी भी मैंने आपको बताया, तो याद रखेगा ब्राजील है। यहां पर कौन है, ब्राजील। भारत में ऊर्जा की कुल मांग का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरा होता है, तो चाहे दोस्तों आप यहां क्या करेंगे, 1/4 करेंगे, क्या करेंगे, चाहे आप 1/4 करेंगे, या तो आप यहां पे क्या करेंगे दोस्तों 25% कर दीजिए। ठीक है, 1/4 या 25%। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, तो यह भी मैं भी पीछे आपको जवाब दिया हूं, नॉर्वे। कौन सा देश जल विद्युत से सबसे अधिक बिजली पैदा करता है, सबसे ज्यादा कौन पैदा करता है, 100% का मामला छोड़िए, सबसे ज्यादा कौन पैदा करता है, तो चीन पैदा करता है। कौन करता है दोस्तों, चीन। ठीक है, चीन पैदा करता है, यह आपका जवाब हो जाएगा। जब आप इस स्तर की तैयारी करेंगे तब आप मान के चलिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, अन्यथा गलत है। ठीक है, अच्छा, कई सारे जगह पे दोस्तों प्रैक्टिस बैच चल रहा है, मैंने देखा कई जगह प्रैक्टिस बैच चल रहा है, लेकिन उस प्रैक्टिस बैच में ये कैसे डिसाइड हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए। मुझे भी प्रैक्टिस बैच बनाना था, लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं, पहले यह देखना होगा कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्तर क्या है। जब तक हमें और आपको स्तर नहीं पता होगा कि कितने स्तर तक जाके प्रश्न बनता है, तब तक हम सही दिशा में काम नहीं कर सकते। आप 10,000 20,000 क्वेश्चन पढ़ जाइए, क्या फर्क पड़ता है,
कोई फर्क है? कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। अगला चैप्टर ये है दोस्तों, जनसंख्या एवं नगरीकरण। ऐसा चैप्टर जो आप पढ़ते नहीं है और सवाल पक्का गलत होता है। देखो कितना डिफिकल्ट सवाल दिया, पढ़ो। ये 2017 के प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल आया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी। समझिएगा, यहां अब देखिए, मान लीजिए मैं भारत की कुल जनसंख्या की बात कर लूं। कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या दो हिस्सों में बढ़ जाता है। यहां पर दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या की बात होती है और नगरीय जनसंख्या की बात होती है। ग्रामीण जनसंख्या का मतलब क्या है? जो जनसंख्या गांव में निवास करती है। नगरीय जनसंख्या का मतलब क्या है? जो जनसंख्या नगर यानी कि शहर में निवास करती है, ठीक है। तो यहां पर कितनी जनसंख्या कुल आबादी का, जैसे टोटल आबादी तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि लगभग 121 करोड़ है, ठीक है। पुराना आंकड़ा देखेंगे तो 121 करोड़, उसका 31% जनसंख्या जो है दोस्तों वो कहां रहती है दोस्तों? वो नगर में निवास करती हैं। अब 31 माइनस करेंगे तो दोस्तों बचेगा 69%। तो 69 के परसेंट के आसपास दोस्तों जनसंख्या कहां निवास करती है? ये गांव में निवास करती है। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां 31 के आसपास का जो आंकड़ा है दोस्तों वो आप याद रखिए, ठीक है। देखिए आप ये मत सोचिए कि नितिन सर को 31.16 नहीं पता, सही में नहीं पता है, इतना हमें नहीं याद हो सकता। हम लमसम याद करते हैं, लमसम याद, आप भी लमसम याद करिए, ठीक है। परीक्षा में लमसम ही देगा, कभी इतना क्लोज आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। थोड़ा सा सवाल के साथ और खेलते हैं और कुछ प्रश्न मैंने अपनी तरफ से बना के रखे, हो सकता है आपके दिमाग में वो सारे सवाल पैदा हो रहे हो। सवाल है कि वर्ष 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शहरी जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? भाई आज मान रहा हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 31% जनसंख्या जो है कुल आबादी का वो शहरी जनसंख्या है, लेकिन यह आंकड़ा 2001 में कितना था या फिर डिफरेंस कितना हुआ? तो डिफरेंस याद रखें दोस्तों 3.4%। मैं इसको 3-4 याद किया था, 3-4 से आप 3.4 याद कर लीजिए। 3-4%, 3.4%, ऐसे बोलना, 4 मत बोल देना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है 2001 और 2011 के बीच में जो डिफरेंस है शहरी जनसंख्या का, वो है ये। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य क्या? पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? ग्रामीण। ग्रामीण जनसंख्या, सवाल नगरी का है लेकिन मैं ग्रामीण पूछ रहा हूं। अब एक एक सवाल आपको उत्तर देता हूं। एक काम करते हैं, पहले ही बता लीजिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मुझे जानना है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। क्या जानना है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। तो मैं ये भी बताऊंगा जो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, पहले ग्रामीण का उत्तर दीजिए। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो रहती है, जिन्हें नहीं पता होगा उसको लगेगा बिहार है। उसको क्या लगेगा? बिहार। अब बात को समझिए, उसको लगेगा बिहार है, सोचेगा बिहार का डेवलपमेंट कम है तो बच्चा सोचेगा बिहार उत्तर कर दो, गलत है। सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास? उत्तर प्रदेश के पास है, 20 करोड़ के आसपास। और उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या कहां रहती है? तो उत्तर प्रदेश में रहती है। यहां बिहार मत कीजिएगा, अन्यथा एक उत्तर आप सरेआम गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो आपके मन में था कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां रहती है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या रहती दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां रहती दोस्तों? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां रहती है? महाराष्ट्र में। चलिए अब एक अगला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ज्यादा तो पढ़ लिया, कम वाला भी बता दीजिए, सब हम ही बता दें। हाँ चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जब ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन जब ग्रामीण जनसंख्या अच्छा, अगर पहले नीचे वाला की जवाब दे दीजिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है। प्रतिशत हो जाता परसेंटेज को, वहां संख्या से मतलब नहीं होता है, वहां परसेंट से मतलब होता है। हो सकता है कोई राज्य छोटा हो लेकिन वहां ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या क्या रहती हो? गांव में निवास करती हो। ऐसे में आपका उत्तर चेंज होगा। याद रखेगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? पहाड़ी एरिया है ना, लेकिन हमें भरोसा नहीं होता कि उत्तर होगा, तो याद रखेगा, हमें नहीं मतलब आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन उत्तर यही है अगर परसेंटेज की बात करेगा तो। सर इसी तरह का यह भी तो पूछ सकता था कि जैसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपने कहा कि महाराष्ट्र में है, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां पर है? यह भी सवाल आ सकता था, सबसे कम नगरीय जनसंख्या, ठीक है। तो याद रखेगा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां पर है? तब बताएगा दोस्तों सिक्किम। क्या बताएगा? सिक्किम। कहां पर दोस्तों? सिक्किम बताएगा, ठीक है, जब ये पूछेगा, ठीक है, ये याद रखेगा। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, जैसे यहां गांव वाले का परसेंटेज पूछा था, अगर नगर वाले का प्रतिशत पूछ दिया, तब अगर सवाल ये पूछ दिया कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत वाला सवाल दे दिया, तब आप क्या बताएंगे?
जैसे यहां प्रतिशत पूछा था गांव वाले में तो हमने उत्तर प्रदेश बताया, नहीं सिंपल वाला पूछा था उत्तर प्रदेश बताया, जैसे ही प्रतिशत लगाया हमने हिमाचल प्रदेश बताया। उसी तरह से सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या तो महाराष्ट्र में रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा नगरीय प्रतिशत वाली जनसंख्या कहां पर रहती है, तब आप अपना जवाब देंगे दोस्तों गोवा। कहां पर देंगे दोस्तों जवाब, गोवा। और यहीं पर दोस्तों एक सवाल और याद रखेगा, वो विशेष सवाल है, ठीक है। अब आयोग ने यहां पर कर दिया झगड़ा। आयोग चाहता है कि आप सवाल गलत करें, उसके पास 50 पैतरे हैं, आपको पीछे करने का, आप सिलेक्ट ना हो पाए, आपको पीछे करने का आयोग के पास 50 पैतरे हैं। अब यहां आयोग ने क्या किया, बच्चा इतना पढ़ चुका है, आयोग ने एक नया सवाल बनाया। क्या बताया आयोग ने, एक नया सवाल बनाया, इसके आगे एक छोटा सा वर्ड लिखा, कुल आबादी के आधार पर, कुल आबादी के आधार पर, ठीक है, आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अब बच्चा क्या किया, वो रट के गया था कि कहीं भी नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिखेगा हम गोवा ठोक देंगे। मान लो गोवा की कुल आबादी है 10 करोड़, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, 10 करोड़, और पता चला वहां की 80% आबादी नगरीय जनसंख्या वाली है, ठीक है, तो मतलब 8 करोड़ नगर में रहने वाले लोग हैं। ये तो इस सवाल का सीधा सीधा उत्तर हो रहा है। लेकिन कुल आबादी के आधार पर अगर परसेंटेज देखेंगे ना, तब दोस्तों तमिलनाडु सबको पीछे कर देगा। कौन पीछे कर देगा, तब उत्तर क्या होगा दोस्तों, तब उत्तर होगा तमिलनाडु। लेकिन बच्चा का याद करके गया है, बच्चा याद करके गया गोवा, तो फंसना तो तय है। तो इस बात को याद रखिएगा। इस तरह से आयोग दोस्तों परेशान करता है, इस लेवल पे जाके सवाल बनता है। अब आप समझो कि आप किस लेवल पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस लेवल की अगर तैयारी है तब तो समझो कुछ होने लायक है, और नहीं तो फिर गड़बड़ चल रहा है। मेरी सारी बातें समझ में आ गई ना, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है, संविधान से। कई सारे बच्चों को लगता है संविधान में बस खाली अनुच्छेद पढ़ लो, भाग पढ़ लो, अनुसूची पढ़ लो और संशोधन पढ़ लो, वहीं से काम हो जाएगा। काम नहीं हो जाएगा। देखो समीक्षा अधिकारी में सवाल कैसे बनता है, लिख रहा दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप कहेंगे सर इसका संबंध कहीं पे हमें इससे तो नहीं दिख रहा संविधान से। ठीक है यार, संविधान का सवाल ना हो चाहे जहां का सवाल हो, ठीक है, ये संविधान का सवाल मैंने ये नहीं लग रहा ना संविधान। कुछ बच्चे कहेंगे सर दक्षिण एशियाई क्षेत्र होने के नाते इसका संबंध सर किससे है, अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। चलो अगर इकोनॉमिक्स मान रहे हो तो पहले बताओ दक्षिण एशियाई देश में कौन कौन से जगह आते हैं। तो याद रखेगा दोस्तों, इसमें आता है नेपाल 1 नंबर पे, इसमें आता है भूटान 2 नंबर पे, इसमें आता है बांग्लादेश 3 नंबर पे, इसमें आता है मालदीव 4 नंबर पे, इसमें आता है श्रीलंका 5 नंबर पे, इसमें आता है 6 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। अफगानिस्तान मत करिएगा, पाकिस्तान तक है, ठीक है। ये टोटल 6 क्षेत्र और इनके लिए जो 6 सूत्री प्रस्ताव था ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने तैयार किया था। किसने किया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। आपके मन में जो सवाल है राज्य व्यवस्था संबंधित सवाल, नितिन सर ने कुछ सोच समझ के इस प्रश्न को यहां रखा है। सुनिए, तो अगर ये पूछा जाए कि 6 सूत्री प्रस्ताव भारत सरकार एवं किस राज्य सरकार के मध्य एक समझौता है, तो दोस्तों ये स्पेशली एक राज्य विशेष के लिए आया था और वह राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो पिछड़े लोग थे ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों ये व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है। अच्छा, 6 सूत्री प्रस्ताव को वैधानिक मान्यता देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, ये सवाल आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप कभी सर्च करिए गूगल पे आके कि 32वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1973 ईस्वी में, 32वां संविधान संशोधन, वहां पे दोस्तों इस 6 सूत्री प्रस्ताव के बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। तो 32वां संविधान संशोधन भी किया गया था इसके लिए, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, 1973 में, ठीक है। दक्षिण एशिया में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो उपरोक्त देखें, उपरोक्त, ठीक है, ऊपर देखेंगे तो ऊपर मैंने वर्णन कर दिया उन 6 देशों के बारे में, ठीक है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, भौतिक और रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल दे रहा है। ये मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः कारक है, किसका कारक है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किसका कारक है। तो नाभिकीय ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं होता है, नाभिकीय ऊर्जा से जल प्रदूषण नहीं होता है, नाभिकीय ऊर्जा से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। यह किसका कारक है, यह उष्मीय प्रदूषण का
कारक है, ठीक है। तभी तो हम नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं, तो वहां भी क्या उष्मा ही तो है, तो उष्मीय प्रदूषण रखेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता होगा सोचेंगे ब्लास्ट होता होगा, ध्वनि प्रदूषण करेंगे, सोचेंगे धुआं निकलता होगा, वायु प्रदूषण कर लेते हैं, इस तरह की गलतियां होती होंगी, आप न कीजिएगा, आप समझदार है, ठीक है। अन्य सवाल देखिए, नाभिकीय ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों यहां नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। और क्या होता है ये ना, नाभिकीय विखंडन विधि के माध्यम से विद्युत ऊर्जा पैदा किया जाता है। नाभिकीय संलयन पर कौन आधारित होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है दोस्तों, याद रखेगा, और नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम का जो सिद्धांत है, परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों जापान के बारे में, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, कुछ अच्छा पॉइंट दूंगा। जापान में दोस्तों 2 बम गिराए गए थे। एक बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, दूसरा बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिरा था। कहां पर गिरा था, हिरोशिमा पर गिरा था। दूसरा बम जो गिरा था 9 से 9 अगस्त 9 से नागासाकी, ठीक है, दूसरा बम दोस्तों नागासाकी पर गिरा था। पहले बम का नाम जो था दोस्तों वो लिटिल, क्या था दोस्तों, लिटिल उसका नाम था, ठीक है, लिटिल, ठीक है। दूसरे बम का नाम था दोस्तों फैटमैन, क्या नाम था, फैटमैन, ये बम का नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। जो परमाणु बम गिराया गया अमेरिका की तरफ से जापान पर, ये उसका नाम है, ठीक है, चर्चा में आया, तुमने कहा बता दिया जाए, ठीक है। तो भौतिक रसायन से संबंधित सवाल है। अगला सवाल देखिए, जीव विज्ञान से संबंधित सवाल, प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, बहुत इत्मीनान से पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है। सवाल क्या है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका स्रोत है दोस्तों, तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, समुद्री घास में क्या पाया जाता है दोस्तों, आयोडीन होता है, ठीक है। ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। लिख रहा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो ये भी बच्चा बच्चा जानता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा, ठीक है, घेंघा, यहां पर दोस्तों हो जाता है घेंघा रोग, ठीक है। ब्रोमीन धातु है या अधातु है, ये बताना, ठीक है। ब्रोमीन धातु है या अधातु है, तो याद रखेगा दोस्तों ब्रोमीन जो है ये धातु नहीं है, यह एक प्रकार का अधातु है, पहली बात है। दूसरी बात याद रखेगा दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में दोस्तों, जैसे हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि पारा जो होता है द्रव अवस्था में होता है। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पारा, पारा, पारा को डिनोट करते हैं दोस्तों Hg से, ठीक है। हमने पढ़ा दोस्तों कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन पारा के अलावा भी याद रखेंगे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ब्रोमीन भी ऐसा धातु है जो क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पारा है, इस पारा ब्रोमीन में यही अंतर है कि पारा जो दोस्तों एक धातु है, एक प्रकार का क्या है, धातु है, जबकि जो ब्रोमीन क्या दोस्तों, यह एक प्रकार का अधातु है, ठीक है। एक चीज और, आयोडीन का परमाणु क्रमांक आपसे पूछ सकता है, तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 53, और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा। और क्लोरीन का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो क्लोरीन का 17, यही ना परमाणु क्रमांक, तो ये भी साथ में याद रखेगा। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, अल्फा अल्फा क्या होता है, अल्फा अल्फा क्या होता है दोस्तों, तो अल्फा अल्फा ये एक प्रकार का घास है, ठीक है, घास की वैरायटी, क्या है दोस्तों, घास की वैरायटी है, याद रखेगा। लिख रहा घास के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपने बहुत सारा अध्ययन पढ़ा होगा, लेकिन घास के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल दे दिया, ठीक है। घास के अध्ययन को कहते हैं एग्रोइस्टोलॉजी, क्या कहते हैं दोस्तों, एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है, एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा लगे अगर हम लोग जुड़े हैं दोस्तों और कुछ नया सवाल आपको ना मिले, रोज वही घिसा पिटा सवाल पढ़ाएंगे नितिन सर, तो कैसे मजा आएगा बताइए, मजा भी आना चाहिए ना। तो इस तरह से जुड़े रहिए साथ में और एक एक चीजें पढ़ते चलिए इत्मीनान से। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं, किताबें लॉन्च की गई हैं, ई बुक लॉन्च किए गए हैं। आप जुड़िए, बस खाली आंख मूंद कर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, मजा खूब आएगा, ठीक है, टेंशन मत लिए। जिन बच्चों के पास ये किताब नहीं, किताब ऑर्डर कर लीजिए स्टडी 91 के वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों व्यवस्था बताई गई किताब लेने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल दोस्तों अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से है, जो आपको बड़ा हैरान परेशान करता है, और ये सवाल दोस्तों मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। बच्चा परेशान, अरे बाप रे ये क्या पूछ दिया, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो पूछ दिया। हम तो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। क्या कहा जाता है, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसे क्या कहा जाता है, इसे पीवी रेशियो कहा जाता है, ठीक है, पीवी रेशियो कहा जाता है। कर इसके द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो लिख रहा है कीमत में वृद्धि या कीमत विक्री मिश्रण को बदलना या परिवर्तनशील लागत को कम करना, ये सारी चीजें दोस्तों इससे संबंधित, पीवी रेशियो में सारी चीजें संबंधित है, ठीक है। पीवी रेशियो का फार्मूला आप याद रखें, जैसे यहां लिख रहा है ना पीवी रेशियो बराबर क्या होता है, तो याद रखेगा पीवी रेशियो बराबर होता है दोस्तों कुल बिक्री, जितना आपने बिक्री किया है कुल बिक्री माइनस किया जाता है इसमें परिवर्तनशील लागत को। किसे, परिवर्तनशील लागत जो है, जो कॉस्ट है दोस्तों, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस कर लिया जाता है टोटल सेल से, ठीक है। और माइनस करके क्या करते हैं यहां पर कुल बिक्री मूल्य पुनः नोट कर लेते हैं, ठीक है। कुल बिक्री मूल्य से भाग दे देते हैं, कुल बिक्री मूल्य से भाग देते हैं। एक सवाल आपके मन में और आया होगा कि सर ये ऊपर जो कुल बिक्री मूल्य लिख रहा है, यहां याद रखिएगा कुल बिक्री मूल्य बल्कि मत लिखिए इस वाले पे, इस पे आप लिखिए कुल बिक्री टोटल सेल्स लेना है, टोटल सेल्स लेना है, ठीक है। और वहां से कुल बिक्री मूल्य से भाग देना है परिवर्तनशील लागत को घटाते हुए, तब जो है पीवी रेशियो मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कर किस माध्यम से सुधार किया जा सकता है, दिया तो है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बिक्री कीमत में वृद्धि कर सकते हैं, यानी सीधे सीधे कहिए ना कि प्राइस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा बिक्री, ठीक है, बिक्री मिश्रण को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या कर सकते हैं, परिवर्तनशील लागत को कम कर सकते हैं। परिवर्तनशील लागत जो वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, तब लाभ मात्रा अनुपात में सुधार हो सकता है। लाभ मात्रा अनुपात को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा पीवी रेशियो के नाम से जानते हैं, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये तो इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया। आगे बढ़िए, ये पर्यावरण से संबंधित सवाल दे रहा है, बढ़िया सवाल है, पढ़िए क्या लिखा है। मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है कौन, मीडिएटर का काम करता है। अब मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका है ना, वो है कि सर हमें ईमानदारी से बताएं सर, जैविक अजैविक पता नहीं है, ठीक है। वो बता देते तो हम संबंध जरूर निकाल लेते। आइए पहले वही पढ़ लेते हैं। कभी भी परीक्षा में देते जैविक घटक ना, तो जैविक घटक का एक मतलब आप समझिएगा, जैविक मतलब जो जीवित है, क्या दोस्तों, जो जीवित का मतलब जो सजीव है, ठीक है। और अजैविक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, ठीक है। ये दो बातें याद रखेगा। अब सजीव जैसे लिखा, आपने कहा सर सजीव तो पेड़ पौधे भी हैं, सजीव पेड़ पौधे भी हैं। कुछ बच्चों ने कहा सजीव तो सर जीव जंतु भी हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ने कहा सर सजीव तो पशु पक्षी भी हैं, ठीक है। आप बोलते जाओ, आप कहीं गलत नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे सर सजीव तो मनुष्य भी है, आप कुछ भी लिखते जाओ ना, ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर जो बहुत सूक्ष्म जीव हैं, सर उनको भी यहां रख सकते हैं क्या। अरे हमने एक लाइन लिख दिया सजीव, तो चाहे सूक्ष्म जीव हो चाहे विशालकाय जीव हो, क्या फर्क पड़ता है। सजीव को एक साइड रखो, वही जैविक है। अच्छा सर चलिए तो क्लियर हो गया। अजैविक में सर क्या रखे, जो निर्जीव है। सर निर्जीव कैसे ढूंढे, टेबल कुर्सी मेज नहीं यार, थोड़ा सा लॉजिकली ढूंढो, ठीक है। जैसे आपने नदी ले लिया, जैसे आपने पहाड़ ले लिया, जैसे आपने समुद्र, लेकिन समुद्र में रहने वाले जो जीव हो जैविक घटक है, लेकिन समुद्र अपने आप में अजैविक घटक है, ठीक है। इसी तरह सर तब तो हम यहां वायु भी ले सकते हैं, तो ले लो ना, मना कौन कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज सर, क्या यहां पर सूर्य भी लिया जा सकता है, सर क्या यहां पर मिट्टी वगैरह भी लिया जा सकता है, सब ले सकते हो, ठीक है। ये अजैविक घटक हो गए। इन दोनों के बीच का में बिचौलियों का कार्य कौन करते हैं। एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके बॉडी का किण्वन शुरू हो जाता है ना, बस उसी को पकड़ना आपको, उसी किण्वन के प्रक्रिया को जो समाप्त करते हैं उन्हीं को वियोजक कहते हैं। क्या करते हैं, वियोजक। ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। वे जीव जो मृत पौधे, जंतुओं और अजैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं। वियोजित मतलब होता है सड़ाना गलाना। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें अपघटक कहा जाता है, या फिर उन्हें हम वियोजक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वियोजक कह सकते हैं।
ये होगा आपका उत्तर, ठीक है। तो इस सवाल के लिए जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों ने चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। पीछे की क्लास नहीं देखे हैं तो देखाइए, बार बार समय मेरी क्लास में मत देखिए, मैं बहुत कम क्लास लेता हूं और जितना लेता हूं मन से लेता हूं, ठीक है, अपना 100% देने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आगे देखिए, मेंस 2016 में पूछा गया सवाल है, कृषि से संबंधित है। इस सवाल को पढ़ के ना दिल खुश हो जाएगा, सच बताऊं। समीक्षा अधिकारी जैसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है और आज मैं आपको अंतर बताने वाला हूं। जानते सब लोग हो बियर किसे कहते हैं, विस्की किसे कहते हैं, रम किसे कहते हैं, वोडका किसे कहते हैं, शराब किसे कहते हैं। अंतर किसी को नहीं पता। अंतर आप समझते ब्रांड से अंतर होता, ठीक है, ब्रांड से अंतर नहीं होता है, सबका एक मायने है। सवाल देखिए क्या आया है आपके परीक्षा में कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहा जाता है, किसके, जौ का जो अंकुरित बीज होता है जब उसका किण्वन कराया जाता है तो उससे जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे बियर कहते हैं, उसे वाइन कहते हैं, वोडका कहते हैं, रम कहते हैं, नहीं। तो याद रखेगा जो बियर पीते होंगे वो जान लें आज के बाद कि जौ के अंकुरित, अरे सर अब तो हम घर जाएंगे कहेंगे बियर वो नहीं पिए, क्या पी के आए हैं, जौ के अंकुरित बीजों का जूस पीकर आ रहे हैं, हाँ? इसी को बियर कहते हैं, ठीक है। आइए यहां पर देखिए, लिख रहा लाल या काले रंग के जो अंगूर होते हैं उनके किण्वन से क्या बनता है दोस्तों, तो उनके किण्वन से बनता है दोस्तों वाइन। क्या बनता है दोस्तों, उनके किण्वन से वाइन बनता है, ठीक है। तो जो वाइन पीने के शौकीन हैं वो जरा याद रखें कि लाल काले अंगूर के किण्वन से क्या बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है। अगला देखिए, आलू से निकलने वाले स्टार्च के किण्वन द्वारा क्या बनता है, तो इससे बनता है दोस्तों वोडका। क्या बनता है, ये वोडका बनता है, ठीक है। इसी तरह गन्ने के रस का किण्वन जब कर दिया जाता है तो गन्ने के रस के किण्वन से क्या बनता है, याद रखिएगा रम बनता है। क्या बनता है, रम बनता है, ठीक है। गन्ने का जूस है रम, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला शराब क्या कहलाता है, विस्की कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्की कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्की। ले लो स्क्रीनशॉट, हाँ यही सब तो चाहिए होता है, कुछ मजा मिले, मिलेगा मजा, अपनी क्लास में आइए बहुत मजा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, मेंस स्पेशल मेंस एक एग्जाम हुआ था 2010 में, उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है और ये सवाल दोस्तों साइंस एंड टेक से संबंधित है। लिख रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर है, अहमदाबाद में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र कहां पर है, हैदराबाद में, ये भी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र ये कहां पर दोस्तों, ये बंगलुरु में है। कहां पर दोस्तों, ये आपके बंगलुरु में है और ये यहां पर दोस्तों गलत हो जा रहा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, ये तिरुवनंतपुरम में, भी सही है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र की जब बात करें तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, ये बंगलुरु में है, चाहे बेंगलोर कहिए। सतीश धवन की बात करेगा तो सतीश धवन जब लिखेगा तब आप श्रीहरिकोटा बताइएगा, ठीक है। श्रीहरिकोटा में क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बात करेगा तब आप अहमदाबाद बताइएगा। क्या बताएंगे, अहमदाबाद बताइएगा। इसी तरह से दूर संवेदन केंद्र की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, दूर संवेदन केंद्र ये आपका हैदराबाद है। कहां पर है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। और विक्रम साराभाई की बात करेगा तो ये तो पीछे भी लिखा है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, नंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे तथ्य दोस्तों आपको याद रखना है और यहीं से दोस्तों सवाल बनते, इस लेवल पे जाके सवाल। यहां तो खाली आपसे हेडक्वार्टर पूछा था भाई फला संस्थान है कहां पर स्थित, वो आपको बताना था, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यूपी स्पेशल का सवाल है। ये मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, जो नहीं सुमेलित है वो बता दीजिए। स्थान दे रहा है और उत्तर प्रदेश का जिला दे रहा है। तो बटेश्वर जो मेला लगता है दोस्तों, बटेश्वर नाम का एक मेला है, ये बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, सही है। देवा शरीफ का मेला दोस्तों जौनपुर में नहीं लगता है। देवा शरीफ का मेला दोस्तों बाराबंकी में लगता है। कहां लगता है, बाराबंकी में लगता है। संकिसा का मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बिठूर दोस्तों कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो देवा शरीफ का मेला कहां लगता है दोस्तों, याद रखेंगे बाराबंकी में लगता है। कहां लगता है, बाराबंकी में। बटेश्वर कहां पर स्थित है, आगरा में स्थित है। शंकिसा कहां पर स्थित है, फर्रुखाबाद में स्थित है। बिठूर कहां पर स्थित है, कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों तथ्य भी दे देता है। फिलहाल पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी वाला दोस्तों जो दे रहा है ये सुमेलित नहीं है, बाकी के तथ्य दोस्तों सही है, ठीक है। ये तो यूपी
स्पेशल का सवाल है। अगला सवाल देखिए विविध से करते हैं, ऐसे सवाल जो किसी सब्जेक्ट में नहीं है लेकिन आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है, उन सवालों को मैंने मिसलेनियस में ले रखा है। और प्री परीक्षा 2021 में देखिए सवाल मिल गया कि भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो भारतीय शहरी वेधशाला कहां पर स्थित है आपको बताना है, भारत शहरी वेधशाला, ठीक है दोस्तों। ये भारत शहरी वेधशाला स्थित है नई दिल्ली में। कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो पता नहीं क्यों देहरादून करके आते हैं, वैसे ज्यादातर बच्चे यहां पर जवाब अपना देहरादून कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों देहरादून जवाब कब देना है ये जरा सुन लीजिए, ठीक है। तो कभी भी पूछे भारत शहरी वेधशाला तो क्या बताएंगे, नई दिल्ली। जब आपसे पूछे दोस्तों, जब आपसे पूछे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, तब आप बताएगा देहरादून, ठीक है, तब आप बताएंगे देहरादून। या फिर आपसे पूछ ले भारत सर्वेक्षण विभाग, क्या पूछ ले, भारत सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, यहां पे ना जो वेधशाला लिख दिया आपने सोचा है सर्वेक्षण वाला पूछ रहा है, ठीक है, इसी वजह से आपके मन में देहरादून आ रहा था, याद रखेगा। इसी तरह से एक और सवाल पूछ सकता है वन अनुसंधान संस्थान, क्या पूछ सकता है, वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये तीनों के तीनों 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ये तीनों कहां स्थित है, ये सब देहरादून में स्थित है, ठीक है, सब देहरादून में। आगे देखिए, कर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक भारत शहरी वेधशाला शुरू की है। हो सकता है परीक्षा में भी पूछ दे भाई किस मंत्रालय ने शुरू किया। अब लोगों को लगेगा भाई कोई नया मंत्रालय होगा, अलग अलग नाम, लेकिन देखिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है उसने दोस्तों ये आधुनिक भारत शहरी वेधशाला की शुरुआत किया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही काफी है और उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ये ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए उन्हीं के हैंडरिटन नोट्स हैं, आप इन्हें भी ले सकते हैं, किताबें हमारे पास है किताब ले सकते हैं, कोर्स हमारे पास है कोर्स ले सकते हैं। देखिए सब विश्वास की बातें हैं, आके जुड़ेंगे, पढ़ने में अच्छा लगेगा तब नितिन सर के कोर्स को परचेज कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। एक निवेदन आप सभी से, अगर आपको लग रहा हो, थोड़ा भी लग रहा हो कि नहीं नितिन सर की क्लास बेहतर चल रही है, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, कम समय में जो है ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। अपनी इच्छा से 2-4 शब्द मेरे लिए लिखिएगा, कमेंट में कुछ भी लिखे जो आपकी इच्छा है। भाई मैं इतनी देर आपको पढ़ा सकता हूं, आप आधे मिनट का समय देकर मेरे लिए 2 शब्द नहीं लिख सकते? प्लीज निवेदन आप सभी से लिखिएगा जरूर से, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाने का काम आपका है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।